चलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। सबसे पहले तो हम लोग एक दूसरे से परिचय करेंगे, मामूली परिचय, ज़्यादा गहरा नहीं, वरना कहीं ना कहीं से तो रिश्ता नाता निकल ही जाता है। हाँ, नहीं कुछ जुड़ा तो गांव जुड़ जाएगा, नहीं कुछ जुड़ा तो जिला जुड़ जाएगा, तो रिश्ते नाते ऐसे डेवलप हो ही जाते हैं कैसे ना कैसे करके। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप में से कितने बच्चे CBSE बोर्ड के हैं जो 10वीं CBSE से पास किया है? 1 2 3, और आप दोनों लोग बिहार बोर्ड से पास किए हो, वेरी गुड। अच्छा, आप तीनों जो CBSE से पास किए हो, तो अब किसका किसका मन बदल चुका है कि नहीं नहीं नहीं, बहुत झेल लिया CBSE को, अब और नहीं, अब अगला सफ़र जो है, हाँ अब थोड़ा चेंज किया जाए क्या, एक ही के साथ बचपन से लेके अब तक जो है CBSE के साथ खेल रहे हैं? किसका किसका रुझान बदला है जो बिहार बोर्ड के साथ जाना चाहते हैं? और आप दोनों बच्चे भी बिहार बोर्ड के साथ कॉमर्स पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। इसका मतलब कि हम जितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं वो सारे के सारे बिहार बोर्ड से 12वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। मज़े की बात क्या है कि CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड के सिलेबस में, अकाउंट के सिलेबस में तो कोई चेंज नहीं है, अब तक कोई चेंज नहीं था, लेकिन इस साल चेंज आ गया, थोड़ा सा चेंज आ गया 12वीं के सिलेबस में। एक आध टॉपिक डिलीट कर दिया गया, लेकिन अभी तक बिहार बोर्ड ने डिलीट नहीं किया है। भाई हम अपनी अकड़ में रहते हैं, तो कुछ भी करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो बिहार बोर्ड डिलीट करेगा भी नहीं। अच्छा चलो, जब आपने 10वीं पास किया था, तो 10वीं पास करने के बाद ईमानदारी से बताना, बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा। किसके किसके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ? उसके मन, ईमानदारी से एकदम ऑनेस्टली, सबके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि 10वीं तक तो भैया सिंगल रास्ता है, चलते जाना है, मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत, जो मन किया चलते जाना है। लेकिन जैसे ही तुमने 10वीं पास किया, तुम्हारे को दिखने लगे 3 अलग अलग रास्ते। एक को कहा गया साइंस, दूसरे को, और साइंस में भी 2 रास्ते, एक IIT और दूसरा मेडिकल, मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल। और इसमें भी बच्चा इंजीनियरिंग में सिर्फ IIT उसको नजर आता है, दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है, और मेडिकल में उसको सिर्फ नजर आता है क्या, एम्स, और इसमें है उतनी ही जबरदस्त मारामारी। दूसरा रास्ता है बच्चों क्या, आर्ट्स का, और तीसरा रास्ता है कॉमर्स का। क्योंकि मैं भी आपके बीच से ही निकला हूँ, मेरा भी जन्म इसी मोतिहारी शहर का ही है, और मैं भी यहाँ के लोगों के बीच ही रहा हूँ और झेला हूँ। होता क्या है कि जैसे ही आप ये ऐलान करते हो घर में कि पिताजी या मम्मी, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 10वीं के बाद बहुत साइंस पढ़ लिया, अब ज़रा कॉमर्स पढ़ के एक बार देख लेते हैं, ना जाने घर में क्या हो जाता है। ऐसा लगता है पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है हमारे ऊपर, घर में एक विद्रोह जैसा माहौल छा जाता है कि नालायक, तेरे को लेकर हमने क्या क्या सपने सजोए थे, तू इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, और ये तू क्या कह रहा है। मतलब हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हुआ हो, लेकिन आमतौर पर गार्जियन का मन थोड़ा सा, जिसको इस चीज़ के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, वो थोड़ा सा उनका मन रूठ जाता है, क्योंकि हमारे समाज में 2 ही शब्द अब तक बहुत गूंजता आया है पिछले कई वर्षों से, अब तो धीरे धीरे बदल रहा है, वो है इंजीनियरिंग ना तो डॉक्टर, और ना तो एक कहावत और बा, बेटी ना पढ़लता आर्ट्स, और बेटा ना पढ़लता कॉमर्स। तो ये सब बड़ी, मेरे हिसाब से वही याद कहावत है। ये सब ज़्यादातर गाँव में जो फ्री लोग हैं ज़्यादातर बना देते हैं, जिनको आइडिया नहीं है। अच्छा, किसने किसने बड़ी आसानी से कॉमर्स चुन लिया? अगला सवाल मेरा, बड़ी आसानी से, हे भगवान, किसी का हाथ नहीं उठ रहा। कितना कष्ट तुमने झेला है इस सब्जेक्ट को चुनने के लिए। अच्छा, किसने किसने परिवार में विद्रोह करके ये सब्जेक्ट चुना? एक विद्रोही यहाँ बैठा है। हाँ, और कि कैसा रहा सफर इसको चुनने का? मतलब सुखद रहा, शांति से हो गया, या वेरी गुड। चलो, इसकी कहानी कुछ अलग है। हाँ, इसको क्लास करके आइडिया लगा कि देखो भैया, धीरे से निकल लेने में फ़ायदा है, वरना 2 साल बड़ा कष्ट देगा, दुख देगा। हाँ, तुमको भी आसानी से मिल गया, तुमने कहा, और तुम्हें कहा गया कि चलो ठीक है, जो पढ़ना चाहते हो पढ़ो। हाँ, तुम्हें मिल गया, तुम्हें, हाँ, मान गए। हाँ, ये परिवर्तन हाल फिलहाल के कुछ सालों में आया है कि गार्जियन अब कम से कम बच्चे को ये कहते हैं कि तुम्हारा जो रुझान है तुम वही पढ़ो, हम तुमको रोकेंगे टोकेंगे नहीं। क्योंकि इस पर कई सारे सेमिनार चले, प्रोग्राम्स चले, कई गार्जियन बच्चों को ज़बरदस्ती करते हैं, कई बच्चा फेल कर गया, कई बच्चा सुसाइड कर लिया। उस वजह से अब गार्जियन जो है बच्चे को कम से कम कोर्स के लिए प्रेशर नहीं देते। लेकिन आज भी गांव देहात के एरिया में आप चले जाओ, ये शहरों में परिवर्तन आया है, शहरी इलाकों में। गाँव के इलाकों में अभी भी परिवर्तन बहुत हद तक नहीं आया, क्योंकि गाँव के लोगों को इससे ज़्यादा मतलब ही नहीं होता है, या तो साइंस या तो आर्ट्स, बीचों वाला तो मामला ही गायब है। कॉमर्स तो उनके डिक्शनरी में ही नहीं है कि कॉमर्स कुछ होता भी है। खैर एनीवे, कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए कोई आइडिया भी नहीं है।
चलो ठीक है, तो पहला सवाल तो मैं तुम्हारे दिल की फीलिंग जान लिया कि सर देखो आपके पास आए हैं, आसान तरीके से नहीं आए, बड़ा कष्ट काट के आए हैं। ये बात हम जान, मेरे समय तो और मुश्किल था। जब मैंने ये फैसला किया था तो मुझे तो घर में घुसते ऐसा मानो ऐसे देखा जाता था कि मैंने न जाने क्या कर दिया हूँ, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप परफॉर्मेंस देते हो, अच्छा करते हो, तो परिस्थिति बदल जाती है। मेरी भी कहानी कुछ इसी बच्ची की तरह, मैंने भी साइंस ही लिया था पहले, लेकिन जैसे ही केमिस्ट्री वाले सर ने रिएक्शन कराना शुरू किया, मीथेन, अल्कोहल, पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग के ऊपर से सारा दिमाग के ऊपर से निकले। तो मैं समझ गया कि अगर मैं इस रिएक्शन को समझने का प्रयास किया तो मेरा जीवन रिएक्शन से भरा हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि देखो भैया, ये तो मेरे पल्ले की है नहीं भैया, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। मैंने ऐसे ही कहा कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। मेरे भी गार्जियन समझ गए, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरे पल्ले पड़ने वाला है नहीं, तो ऑप्शन है ही नहीं दूसरा। तो भाई पढ़ाई छोड़ने से अच्छा है कुछ तो कर लो। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जो भी आप करो अपने मन से करो। खैर, मैं अपना सफ़र आपको सुनाऊंगा क्लास के दरमियान। बहुत रोचक सफ़र रहा, बहुत संघर्षपूर्ण सफ़र रहा। मैं भी आपकी तरह ही 10वीं यहीं से पास किया। 12वीं के लिए मैं यहीं का निवासी हूँ, तो यहाँ से थोड़ा बदमाश भी था, तो यहाँ से मुझे बाहर भेजा गया। इस मकसद से नहीं कि मैं पढ़ लूँगा, इस मकसद से कि मैं सुधर जाऊँगा इस वातावरण से निकल के। और सुधार भी आया, और मैंने 11th भी टॉप किया, 12th भी टॉप किया, कॉलेज भी टॉप किया, इस सेगमेंट में जाकर के, इस कॉमर्स के सेगमेंट में जाकर के। तो सभी अनुभवों को मैं आपको साझा करूंगा। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय, जो एशिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है, वहाँ दाखिला मिला अच्छे नंबर्स पर। कॉमर्स में 95, इकोनॉमिक्स में 96, ऐसे कर करके एग्रीगेट काफ़ी अच्छे बने, तो जिससे अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला मिला। वहाँ से ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। तो कहने का मतलब है कि सफ़र बड़ा सुहाना रहा, जब मैंने एक फैसला किया ये जान के कि भैया मेरे अंदर की जो पोटेंशियल है वो क्या है। इंसान जब अपनी ताकत को भाप जाता है तो फिर उसके अंदर का आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। तो चलो, अब आप इस सफ़र पर जब आ ही चुके हो, तो अब इसके आगे की बात करते हैं। बच्चों देखो, आज इंट्रोडक्शन क्लास है। मुझे पता है आप में से कितने बच्चे ने अब तक कॉमर्स को पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा, अभी तक आज तक कहीं एक भी क्लास नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं है, किसी का हाथ नहीं उठा। इसका मतलब आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से आए हो और इस उम्मीद के साथ आए हो कि सर मजा नहीं क्या हुआ, मजा चाहिए अपन के, मजा मिली। लेकिन उसका एक तरीका होगा। जब आपको सब्जेक्ट समझ में आने लगता है, जब आप उसके अंदर की चीज़ों को मेरे बोलने से पहले समझ जाते हो, तब आपका इंटरेस्ट जगेगा। ऐसे इंटरेस्ट नहीं जगेगा। तो आप उसकी चिंता ना करें। मैं कुछ शुरू करने से पहले ही आपको बता देता हूँ कि अब तक आपने जितना भी क्लास किया है बचपन से अब तक, ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी आपका फेवरेट क्लास हो जाएगा। चाहे 1 महीने के अंदर हो, 2 महीने के अंदर हो, 6 महीने के अंदर हो, 11वीं एंड तक हो जाए, लेकिन ये बात गारंटी है कि ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी आपका फेवरेट क्लास होने जा रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा बच्चों के अनुभवों के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि जब आप इस क्लास से किसी और क्लास में पढ़ने जाएंगे, कोई और सब्जेक्ट, तो बच्चे कहते हैं सर मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि क्लास कितनी जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ 3-3 घंटे, 4-4 घंटे की भी क्लास चलती है, तो ये समय कम ही नजर आता है बच्चों को। बच्चे बोर नहीं होते। तो आप ये भी महसूस करेंगे धीरे धीरे कि आपको इस क्लास के सिवा जब आप कहीं और बैठेंगे तो आपका मन, इनफैक्ट घर पर आपका मन नहीं लगेगा। जब मैं छुट्टी ऐलान करता हूँ तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, हे भगवान अब घर पर समय कैसे कटेगा। क्योंकि आपका स्टडी के साथ मैं ऐसा संबंध बना दूंगा कि आपको फिर उसमें मजा आएगा। और जिस चीज़ में आपको मजा आना शुरू हो जाता है वो चीज़ आप खूब करते हो। ये तो मुझे पता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ देखो, सब हंस रहा है, पता है, क्योंकि मैं भी आपकी एज से निकला हूँ। तो मुझे मेरा सबसे पहला टारगेट ये रहता है कि बच्चे का इंटरेस्ट सब्जेक्ट में कैसे डेवलप हो। बहुत आसान है, चीज़ें आपको इजीली समझ में आएंगी, क्योंकि इस क्लास में पढ़ने और पढ़ाने दोनों का तौर तरीका इस बिहार के सेगमेंट से बिल्कुल अलग है। क्योंकि मैं 8 साल इस शहर से, इस राज्य से बाहर रहा, 8 ईयर्स, और काफ़ी संघर्ष किया। तो मैं इस अनुभव को मैं चाहता हूं कि आपसे शेयर करूं, और जो मैंने संघर्ष करके सीखा है, और जो बच्चे यहां से बाहर नहीं जा पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं, चाहत रखते हैं, उन सारी चीज़ों को इस क्लास के अंदर उन बच्चों को दिया जाए, और वो मैं देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रखने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं आपको सिर्फ स्टडी तक सीमित नहीं रखने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये बात जान चुका हूँ कि सिर्फ पढ़ के दुनिया का कोई विद्यार्थी सफल नहीं हो सकता। सिर्फ पढ़ के, हाँ पढ़ाई एक कंपोनेंट जरूर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्दों को ध्यान से पकड़ना, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ के कोई बच्चा दुनिया में सफल हो ही नहीं सकता। अभी मेरा अगला सवाल होगा कि आपने कॉमर्स क्यों लिया है, उसके पहले कुछ मैं बेसिक बात कर लेता हूँ। मैंने काफ़ी अध्ययन किया है काफ़ी बच्चों पर, मैं अलग अलग तरह की किताबें पढ़ता हूँ, और मैंने यही कंक्लूजन निकाला है कि किसी भी सफल बच्चे के पीछे दो चीज़ रहता है। सबसे पहला, 25% उसका स्टडी मटेरियल जो वो पढ़ा है, और 75% कुछ और है जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को सफल बनाता है।
दिक्कत क्या है हमारे साथ कि हम सिर्फ इसी 25% मतलब किताबों की दुनिया में उलझ के रह जाते हैं। इस 75% पोर्शन पर ना किसी का ध्यान, ना बच्चे का ध्यान रहता है, ना टीचर इस पर फोकस करता है हमारे यहाँ, अनफॉर्चुनेटली। अब एक बात बताओ, जब मैं कॉमर्स की जो दुनिया है, जैसे KGF की दुनिया है, देखिए KGF उसकी एक अपनी दुनिया है। तो ये जो कॉमर्स की दुनिया है ये ज़्यादातर लाइमलाइट में नजर आती है मेट्रो सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी लाइटें हैं, सड़कें चमक रही हैं, लाइक दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद। जब आप इन शहरों में जाते हो ना तो आपको साइंस पढ़ने वाला बच्चा कम नजर आएगा, कॉमर्स पढ़ने वाला बच्चा ज़्यादा नजर आएगा। जैसे हमारे यहाँ क्या है, साइंस पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है, कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम है। तो उसका कारण है, उसको डेमोग्राफिक कारण कहते हैं कि हमारे यहाँ उस लेवल पर इंडस्ट्री नहीं है, उद्योग नहीं है, कंपनियां नहीं है, इस वजह से रुझान डेवलप नहीं हुआ, कोई वैसा आया भी नहीं जो इसका रुझान डेवलप करे। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब आप मेट्रो सिटी में जाते हो तो साइंस का बच्चा आपको रेयर मिलेगा, ज़्यादातर बच्चा कॉमर्स पढ़ता मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो उसकी इंपॉर्टेंस को समझता है। अच्छा, आज के डेट में चाहे तुमको जो कंपनी नाम याद आए, मुझे लगता है बहुत सारे कंपनी का नाम तो तुमको पता ही होगा, जैसे स्टिंग खूब पीते हो, एनर्जी ड्रिंक हाँ खूब पीते हो, या जो कंपनी भी जिस चीज का भी तुम कंजम्पशन करते हो, इन सारी कंपनी को चला कौन रहा है? साइंस वाला या कॉमर्स वाला? कॉमर्स वाला। जितनी कंपनी है भैया, जितनी कंपनी है, चलाने वाला तो मैक्सिमम कॉमर्स वाला ही है। कंपनी में 3 लेवल होता है बच्चों, 3 लेवल पर एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं। मैं आपको बिजनेस स्टडीज में पढ़ाऊंगा। सबसे ऊपर वाला टॉप लेवल होता है जहां कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और इन लोगों का काम सिर्फ ये होता है बैठ के मस्त AC में टाई पहन के बस आदेश देना, पॉलिसी बनाना, प्लान बनाना कि कंपनी काम कैसे करेगी, कंपनी क्या कैसे करेगी, किस एम्प्लॉय को रखना है, किस एम्प्लॉय को निकालना है, कितना बोनस देना है, कितना सैलरी देना है, कितना प्रोडक्शन करना है। उसके बाद मिडिल लेवल और उसके बाद लोअर लेवल। सबसे ज्यादा काम करते हैं लोअर लेवल वाले, और लोअर लेवल वाले को खटवाने की जिम्मेदारी दी जाती है इस मिडिल लेवल वाले लोगों को, जिनका काम होता है लोअर लेवल वाले को कैसे खटवाएं, उन पर नजर रखें और रिपोर्ट करें ऊपर। मजे की बात क्या है कि कॉमर्स पढ़ने वाला व्यक्ति मैनेजमेंट करता है, मैनेज करता है चीजों को। कहाँ क्या करता है? मैनेज करता है चीजों को। मतलब वो यहाँ पर बैठ के मस्त एसी में चीजों को बस देखता है और पॉलिसी बनाता है और उसी का लाखों लाख करोड़ों करोड़ पैसा कमाता है। चाहे दुनिया की कोई कंपनी हो, आप उठा के देख लो, बिन कॉमर्स वालों के, बिन मैनेजमेंट के कोई कंपनी चल ही नहीं सकती। प्रोडक्शन कितना करना है, डिमांड कितना है हमारे गुड्स का, सब कितना उत्पादन करना है, किस कीमत पर बेचना है, ये सब आपको कॉमर्स में पढ़ना होता है। साइंस में सारी चीजें नहीं है। इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है बच्चों, स्कोप इस सब्जेक्ट का इसलिए आज के डेट में अधिक नजर आता है क्योंकि इसका इस्तेमाल आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में है सबसे ज्यादा। आप जो अकाउंटिंग सीखोगे, जब आप व्यापार करोगे तो वो अकाउंटिंग आपको अपने व्यापार में करके दिखाना होगा सरकार को, वरना फंस जाओगे। जिनको जानकारी नहीं होती, देखना पढ़े लिखे लोगों को हायर करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, GST फाइल करने के लिए, GST रिटर्न फाइल करने के लिए, और जिसको जानकारी है वो अपना बिजनेस सरलता से कर लेता है। ठीक है बच्चों, तो इस सब्जेक्ट का स्कोप आज के समय में सबसे अधिक है। उसका कारण ये है, मैं बता रहा हूँ, आर्ट्स पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, और सरकार कितनी नौकरी दे रही है ये पूरे देश से किसी से नहीं छुपा। आर्ट्स वाले बच्चों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहता सिवाय गवर्नमेंट प्रिपरेशन के, सरकारी नौकरी की तैयारी के। लेकिन जब आप कॉमर्स विषय चुनते हो तो इसमें डाइवर्सिटी है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, कल को बीकॉम में जाओगे तो टैक्सेशन है, कॉस्टिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, लॉ है, मतलब ऑडिटिंग है। एक तरीके से आपको जितनी सारी चीज़ें व्यापार में ज़रूरत होती है उन सारी चीज़ों की जानकारी आपको ग्रेजुएट होते होते तक हो जाती है। तो आपकी जो डिपेंडेंसी है वो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं रहती, आप आत्मनिर्भर खुद पर खुद बन जाते हो। कहीं ना कहीं तो अपने आप को सेट कर लोगे भैया। टैक्स की जानकारी हो गई, टैक्स कंसल्टेंट बन गया, सीधी सी बात है। अकाउंटिंग की जानकारी हो गई, अकाउंटिंग कहने का मतलब है पेट चला लोगे। जैसे आज के डेट में जितनी बेरोजगारी है, बच्चों के पास कोई ऑप्शन है क्या? उनके पास अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है ना भाई, क्या कर लेंगे? टैक्स की नॉलेज नहीं है, नहीं खोल सकते GST केंद्र। लेकिन तुम्हारे पास उन सारी चीज़ों की नॉलेज अगर है तो तुम कमजोर नहीं पड़ोगे, सरकार के भरोसे नहीं रहोगे। इसलिए इस सब्जेक्ट को बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ना। ये सब्जेक्ट तुमको उन बुलंदियों तक पहुंचाएगा जहां तुम अभी बैठ के इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होगे। उतना ताकत है इस सब्जेक्ट के अंदर। आज के बाद वातावरण के हिसाब से अपने मन को कमजोर कभी नहीं करना। मार्केट में चलना तो सीना तान के चलना। तुम ऐसे विषय के विद्यार्थी हो जिस पर हर कंपनी टिकी हुई है, हम नहीं तो कंपनी नहीं, हम नहीं तो बिजनेस नहीं, हम नहीं तो बिजनेस नहीं। साइंस वाले तुम्हारे अंदर खटेंगे, क्या करेंगे? कंप्यूटर इंजीनियर क्या करेगा? कंप्यूटर साइंस जो पढ़ा है, आमतौर पर बता रहे हैं, साइंस वाले खराब ना माने कृपया, लेकिन फिर भी आप तो मैनेज करोगे ना, आपके नीचे ही वो काम करेंगे, आप आदेश दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, साइंस वाले भी कई अच्छे लेवल पर पहुंचते हैं, लेकिन वो भी पहुंचने के बाद मैनेजमेंट ही करते हैं। आप देखना, बहुत साइंस वाले बच्चे MBA करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बिना उनको इस टॉप लेवल पर जगह मिल ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ सिखाया जाता है बिजनेस को मैनेज करना।
एक साइंस वाला बच्चा एमबीए कर रहा है और एक कॉमर्स वाला बच्चा जो बचपन से कॉमर्स पढ़ते आ रहा है वो एमबीए कर रहा है, दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। साइंस के ज्यादातर बच्चे 12वीं के बाद, ईमानदारी से बताना अगर तुम्हारे आस पड़ोस में कोई नजर आता हो, साइंस पढ़ने के बाद ज्यादातर बच्चे 12वीं करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी में घुस जाते हैं। बीपीएससी की तैयारी करेंगे, एसएससी की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे। मतलब उनका एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं था। साइंस पढ़ा किस उद्देश्य से? घुस गए आर्ट्स में, जहां आर्ट्स वाले ऑलरेडी कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। तो हमारा लिंक लाइन, अब दिक्कत क्या है कि साइंस वाला अकाउंटेंट नहीं बन सकता, साइंस वाला अकाउंटिंग नहीं कर सकता, साइंस वाला आर्ट्स वाला टैक्स नहीं पढ़ सकता, इसकी जानकारी सिर्फ हम ही को है। तो वी आर यूनिक, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट का वेरिएशन है वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी वाइड है। तो अगर आपको इन सबकी नॉलेज है तो फिर तुम हीरो हो भैया, तुम जीरो हो ही नहीं सकते कभी भी लाइफ में, मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इस सब्जेक्ट को कभी आपको कम नहीं आंकना है, बहुत ताकत है इस स्ट्रीम के अंदर और ये आपके सारे सपने को पूरा करेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। बात समझ में आ रही है? एक एमबीए करने वाले अच्छे कॉलेज से बच्चे का पैकेज 42 लाख, 40 लाख, 48 लाख, 50 लाख साल का लगता है। अच्छी कंपनी में जब तुम एक वक्त बिताने के बाद, एक अनुभव को प्राप्त करने के बाद जब इस लेवल पर पहुंचते हो तो तुम्हारी सैलरी लाखों में नहीं करोड़ों में होती है, लाखों में नहीं करोड़ों में होती है। गूगल का सीईओ सुंदर पिचई, किया उसने इंजीनियरिंग, फिर बिजनेस करके एमबीए करके वो कंपनी में घुसा, मैनेजमेंट करता है, पूरे गूगल को क्या करता है? मैनेज करता है, फील्ड में आके काम थोड़ी करता है। उसकी सैलरी कितनी है पता है? कितनी है सैलरी उसकी? 200 करोड़ कह रहा है। उसकी सैलरी बढ़ा के कर दी गई है 2200 करोड़, एक साल का 2200 करोड़। खैर ये तो मैं बहुत बड़ा एग्जांपल दे दिया आपको, वो इसलिए किया गूगल ने क्योंकि सुंदर पिचाई को माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी है बिल गेट्स की, ये हायर करना चाह रही थी सुंदर पिचाई को। उस वक्त सुंदर पिचाई की गूगल में सैलरी थी लगभग 200-250 करोड़ के आसपास सालाना। गूगल ने अपने एम्प्लॉई से पूछा कितने लोग चाहते हैं कि सुंदर पिचाई चला जाए? सब लोगों ने कहा सुंदर पिचाई चला जाएगा तो फिर गूगल चलेगा ही नहीं अच्छे से। कंपनी को समझ में आ गया कि बंदा काफ़ी वैल्यूएबल है, नॉलेजेबल है, चीज़ों को मैनेज करना अच्छे से जानता है। कंपनी ने ऐसा दाम लगा दिया कि किसी कंपनी की औकात ही नहीं है कि उसको खरीद पाए। एक ही बार कह दिया भाई इसकी सैलरी अब 200 नहीं, अब सीधे कितनी होगी? 2200 होगी। है किसी में औकात तो इससे ज़्यादा देके दिखाओ देके। तो ऐसे बोली लगेगा आपके ऊपर जब आप ताकतवर बन जाओगे, अपने आप को प्रूव कर दोगे। ठीक है, तो पोटेंशियल स्कोप की में कोई कमी नहीं है बच्चों। गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट सेक्टर हर जगह आपके दरवाजे खुले हैं, आपका दरवाजा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आपने बहुत अच्छे कोर्स को चुना है, इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई हो। चलो अब आओ जरा हम बातचीत कर लेते हैं बच्चों अपने 11th क्लास के सब्जेक्ट्स के बारे में। अपने 11th क्लास के सब्जेक्ट के बारे में, अगर 11th क्लास के साथ आप ये शब्द जोड़ते हो, अच्छा इस शब्द को जोड़ने से पहले अगर कोई बच्चा 11th क्लास के साथ साइंस सब्जेक्ट को जोड़ता है तो साइंस में उसको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं? हाँ चलो, गुड़िया बता रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अच्छा, और जो बच्चा मैथ नहीं पढ़ रहा है वो पढ़ता है बायो। अब तो मुझे एक बात बता दो, साइंस वाला बच्चा क्या ये तीनों सब्जेक्ट की जानकारी ले रहा होता है? हमारे मोतिहारी शहर के अंदर बिल्कुल ले रहा होता है। फिजिक्स की क्लास भी वो करता है, उसकी नॉलेज लेता है, केमिस्ट्री की भी करता है और मैथ और बायो की भी करता है। करता है कि नहीं करता है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? करता है। कॉमर्स वाले बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत, अच्छा क्या अगर इन तीनों सब्जेक्ट में उसको अगर नॉलेज नहीं हो, अगर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट की नॉलेज हो तो क्या वो लाइफ में कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। कॉमर्स वाले बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसी हिसाब से कॉमर्स में भी हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है बच्चों अकाउंट्स। क्या है बच्चों? अकाउंट्स, जिसको आप अकाउंटेंसी कहते हो। दूसरा है बच्चों बिजनेस स्टडीज़, और तीसरा है मेरे लाल इकोनॉमिक्स या फिर हाँ, यहाँ पर हमारे यहाँ ऑप्शन है कि या तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ें या तो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ें, जिसको शॉर्ट में ईपीएस कहा जाता है। अच्छा, लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि हमारे यहाँ कॉमर्स के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इस अकाउंट्स विषय में उलझा के रख दिया जाता है। या तो आपसे पहले अगर कोई पढ़ा हो आपके परिवार में, आपके दूर दराज में, तो आप इस बात को पुष्टि कर सकते हैं कि बच्चा कॉमर्स का सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स तक ही सीमित होकर रह जाता है और इन दोनों सब्जेक्ट्स पर उसका ध्यान ही नहीं होता। इसीलिए तो ये शहर इतने सालों के बाद भी कॉमर्स के क्षेत्र में कोई अपना ट्रेडमार्क स्थापित नहीं कर पाया। कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे 12वीं पास करने के बाद जब टीचर के यहाँ से निकल जाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं ये टीचर को खुद नहीं पता। ऐसा कोई बेंचमार्क तय ही नहीं हो पाया, क्योंकि रास्ते
पर जिस रास्ते पर चलना है वो रास्ते पर बच्चा चल नहीं रहा है, टीचर चलने को तैयार नहीं है। आप पूछ लेना, धीरे धीरे अब ये चीज परिवर्तित हो रहा है इस शहर के अंदर, और परिवर्तन और तेजी से आएगा। कहते हैं ना, परिवर्तन कोई एक आदमी लाता है, बाकी लोग तो उसको फॉलो करते हैं। तो इस शहर को मैं पिछले 2 सालों में कम से कम अब इतना तो मजबूर कर दिया हूँ। पहले तो ये कहते क्या थे कि हम सिर्फ अकाउंट पढ़ाएंगे, बाकी विषय हम तो पढ़ाएंगे ही नहीं, बच्चे के पास मजबूरी थी। अब तो कम से कम इतना पॉजिटिव चीज मुझे सुनने को मिलता है कि कम से कम टीचर कहता है कि हाँ हम सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, भले पढ़ाए नहीं हो बात अलग की बात है, लेकिन कहता जरूर है कि हाँ हम सब सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। लेकिन उलझा के ज्यादातर आपको रखा जाता है अकाउंट्स में। किसी टीचर की ना शिकायत करता हूँ ना करूंगा, लेकिन एक वातावरण में जो चल रहा है मैं उसका जिक्र तो जरूर करूंगा। जो बच्चे मुझे आके शेयर करते हैं, जितने बच्चे मुझसे जुड़े हैं वो अनुभव को शेयर करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। तो सबसे पहली बात बच्चों, इस क्लास में आपको सबसे पहला चेंज जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपका मेरा फोकस सिर्फ आपके इस विषय पर नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको हीरो तब बना पाऊंगा जब आपका बिजनेस स्टडी भी मजबूत हो और साथ के साथ इकोनॉमिक्स या एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों विषय पर आपको कमांड हो। क्योंकि आपका मार्कशीट, आपका परसेंटेज सिर्फ इसके आधार पर नहीं बनेगा, इनके आधार पर भी बनेगा। 100 नंबर ये भी शामिल करते हैं, 100 नंबर ये भी शामिल करते हैं अपने आप में। अच्छा, तो ये दोनों तो बिहार बोर्ड में कंपलसरी है, सीबीएसई में भी कंपलसरी है। सीबीएसई में इकोनॉमिक्स भी कंपलसरी है, ईपीएस का तो खैर वहां पर ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चों को इन दोनों में से क्या चुनना चाहिए? इकोनॉमिक्स और ईपीएस में से आपको इन दोनों में से क्या चुनना चाहिए? आप कोई भी सब्जेक्ट को चुनते हो तो स्कोप के आधार पर चुनते हो कभी भी। देखो पहली क्लास है, रूपरेखा तैयार कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चर्चा हर दिन तो नहीं चलेगी। कल से हम लोग परसों से पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ाई की ही बात करेंगे, ये बात तो नहीं करेंगे। तो पहले क्लास में क्यों ना हम एक दूसरे को सब्जेक्ट के बारे में हम पहले से जान जाए, किस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। पढ़ाई तो पूरे साल करना ही है अपन लोग को, बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों में से आपको कौन सब्जेक्ट चुनना चाहिए? अगर आप यहाँ के लोगों के हिसाब से राय लो या टीचर के हिसाब से राय लो, तो आपको मैक्सिमम लोग ये कहते पाए जाएंगे कि ईपीएस चुन लो, इकोनॉमिक्स नहीं। इसके 2 कारण हैं। पहले तो कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो इस सब्जेक्ट को पढ़ाते ही नहीं है, तो वो चाहते हैं कि बच्चों को ये सब्जेक्ट हटवा ही दिया जाए, क्योंकि उनका टेंशन बढ़ता है। क्या कहते हैं, क्या ले लो, ईपीएस ले लो। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट चुनने के पहले सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि उसका स्कोप क्या है। उसका स्कोप क्या है? आपके हिसाब से इकोनॉमिक्स का ज्यादा स्कोप है या ईपीएस का ज्यादा स्कोप है? इकोनॉमिक्स का, डेफिनेटली इकोनॉमिक्स का, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये किस पर चलती है? इकोनॉमी पर चलती है। हमारे जेब की स्थिति गर्म है या नरम है, ये डिपेंड किस पर करता है? इकोनॉमी के ऊपर करता है। तो आप इस विषय से दूर कैसे रह सकते हैं जब पूरा का पूरा विश्व ही इस इकोनॉमिक्स पर टिका है? यकीन मानना, यहाँ इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस अब तक नहीं डेवलप हो पाई। बड़ी दुर्भाग्य की बात है इस शहर के लिए। बाहर के शहरों में इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बच्चे लाइन लगा के खड़े होते हैं कॉलेज में, और उसमें उसको एडमिशन नहीं मिल रहा होता है। विश्वास ना हो तो गूगल पर सर्च कर लो यार, मैं झूठा साबित हो सकता हूँ ना, गूगल और न्यूज़ तो झूठा साबित नहीं हो सकता। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिलता है इस सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। बीए इकोनॉमिक ऑनर्स 98.99% पर एडमिशन बंद। जिसको 12वीं में 99% नंबर है वही पढ़ सकता है। ये उन्होंने क्लियर क्या रखा है, इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो मेरे हिसाब से बच्चों, आपको डेफिनेटली अपने करिकुलम में इकोनॉमिक्स विषय आपको रखना चाहिए। दूसरी बात क्या है, जितनी भी सरकारी नौकरी होती है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उन सब में इकोनॉमिक्स से सवाल आपको पूछे जाते हैं। 12वीं के बाद आप जो भी एंट्रेंस दोगे बढ़िया कॉलेज में जाने के लिए, उन कॉलेज के एंट्रेंस में भी आपको इकोनॉमिक्स से सवाल पूछा जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप से सवाल नहीं पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो आपको इकोनॉमिक्स जरूर ऑप्ट करना चाहिए। ईपीएस का फायदा बस ये होता है कि यहाँ 100 नंबर का एग्जाम होता है और यहाँ 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर का एग्जाम होता है। तो इस प्रैक्टिकल के चक्कर में बच्चों को लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। क्या करोगे इस 70 नंबर का और 30 नंबर प्रैक्टिकल का? 12वीं के बाद इसका कोई इंप्लीकेशन नहीं है तुम्हारे नॉर्मल और डे टू डे लाइफ में। डे टू डे लाइफ में तो है, क्योंकि मिलता जुलता है बिजनेस स्टडीज से। तो इसमें जो चीज़ें हैं आप बिजनेस स्टडीज में कवर कर लेते हो बहुत हद तक। लेकिन ये अगर आपका छूट गया तो फिर तो आप वीक हो गए। 12वीं के बाद इससे पाला आपका पड़ेगा। मैं तो उन टीचरों को क्या कहूँ, मैं हैरान रह जाता हूँ जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं बोल के कि आप इस विषय को ना पढ़ें। मोदी जी सुन ले तो उल्टा केस भी कर दे। आज देश कमजोर हो रहा है इकोनॉमिक्स की वजह से। अच्छे अर्थशास्त्रियों की जरूरत है भारत में। हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? और इसका स्कोप तो अलग से बहुत है बच्चों। कॉमर्स में इसका स्कोप, इकोनॉमिक्स का अगर आपको जानकारी है, भारत सरकार में इसके 4 एग्जाम तो अलग से होते हैं। वही बच्चा दे सकता है जो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ा हो। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, IES, जैसे IAS होता है ना, IAS वैसे ही होता है IES, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। ये सब बातें कौन आपसे करेगा? किसके पास इतना टाइम है? बात समझ रहे हो? महसूस करो चीज़ों को। मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो कि पहले कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका स्कोप क्या है। RBI ग्रेड बी, RBI ग्रेड बी, रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें ग्रेड बी, जैसे ग्रेड ए का जॉब होता है, ग्रेड बी का, रेलवे ग्रुप डी सुनते हो, तो वैसे ही ग्रेड बी का जॉब, अच्छा पे कमीशन है काफ़ी, 60,000 से 1 लाख तक की सैलरी मिलती है।
ये भी सिर्फ इकोनॉमिक्स वाला बच्चा जीत सकता है। बैंकिंग के जितने एग्जाम्स होते हैं सब में बैंकिंग से सवाल पूछे जाते हैं, और बैंकिंग हिस्सा किसका है? इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। तो बिना इकोनॉमिक्स पढ़े ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि कोई बच्चा बैंक क्लियर कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो कर ले, क्योंकि उसका जो 50 नंबर का सिलेबस है वो कंप्लीट इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। तो ये कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट ही दे सकता है, दूसरे लोग नहीं दे सकते। ठीक है बच्चों, आपको इन दोनों में सबसे ज़्यादा चुनना चाहिए, प्रेफरेंस देना इकोनॉमिक्स को। लोग आपको इसके लिए, इस जगह से जैसे बाहर निकलोगे इस वातावरण से, आपको इसके लिए मोटिवेट किया जाएगा। इनफैक्ट यहाँ के कॉलेज भी यार इस सब्जेक्ट को देते हैं, जबरदस्ती बच्चों को देते हैं। क्यों देते हैं नहीं बोलना चाहिए ऑन रिकॉर्ड वीडियो पर, लेकिन क्या करो, अभी 30 नंबर का है, अब इसमें क्या है, प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल का मतलब है कि बच्चों से कुछ ना कुछ लेंगे वो मॉनिटरी टर्म्स में, तब नंबर देंगे, वरना कहेंगे कि नंबर नहीं देंगे। इस वजह से प्रेशराइज किया जाता है कि ये ले लो, क्योंकि प्रैक्टिकल है, पैसा कमाने का जरिया है। प्रैक्टिकल क्या है? पैसा कमाने का जरिया है। तो आपका ऑब्जेक्टिव भैया क्लियर होना चाहिए, वरना मुझे क्या, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही, लेकिन इसका 12वीं के बाद स्कोप नहीं है ज़्यादा। हर जगह आपका पाला इससे पढ़ने वाला है। मेरे साथ सबसे बड़ी बात क्या है, आपको सबसे बड़ी चीज़ मिलेगी ईमानदारी, ऑनेस्टी। जो मेरा कमिटमेंट है मैं वो पूरा करूंगा, जो कमिटमेंट नहीं दूंगा उसको मैं पूरा करूंगा। फॉल्स कमिटमेंट मुझे देने की हैबिट नहीं है। चाहे मेरे पास बच्चे कम हो ज़्यादा हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं आपको इकोनॉमिक्स पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ईपीएस का बस मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वो भी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ईपीएस जो लिंक है वो किससे है? बिजनेस स्टडीज से। तो यहाँ से कवरेज आपको इसका मिल जाता है, लेकिन इसका कवरेज आपको नहीं मिलेगा कहीं से, इसलिए इसकी क्लास अलग से स्पेशल चलती है। तो फिलहाल जो हमारी क्लासेस चलेंगी, वैसे तो मेरा रेगुलर टाइम जो है वो 4 to 6 का है 11th का, ये मैंने बैच आज से ही शुरू किया है। तो ये जो समय है इसमें मैं अकाउंट की भी क्लास ले रहा हूँ, और साथ के साथ इस समय में मैं इकोनॉमिक्स की भी क्लास ले रहा हूँ। अकाउंट और इकोनॉमिक्स इस बैच में दोनों साथ के साथ चलता है। लेकिन आपका जो बिल्कुल नया बैच शुरू हुआ है 9 से 10, इसमें फिलहाल हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, अभी अकाउंट्स पढ़ेंगे। हाँ, धीरे से मेरा 1-2 बैच शिफ्ट होने वाला है नेक्स्ट 12 बजे, तो 8 बजे का समय भी खाली हो जाएगा। तो मैं काम करूँगा सुबह 7 से 9 2 घंटे की क्लास आपकी भी रख दूँगा। उससे क्या होगा, 1 घंटे में आपको अकाउंट पढ़ाऊंगा और 1 घंटे में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। क्योंकि देखो साथ लेके नहीं चलेंगे ना, अगर आप लड़ने को तैयार नहीं हुए तो मैं कितना आपको लड़वा सकता हूँ। ये सारी बातें रेगुलर नहीं हो सकती। माइंडसेट आपका एक दिन में हो जाना चाहिए कि अपन को क्या करना है भैया। भीड़ का हिस्सा बड़ी आसानी से इंसान बन जाता है, लेकिन भीड़ से अलग दिखने के लिए याद हमेशा रखना, तुमको बड़ी कष्ट सहना पड़ेगा। और इस क्लास में कष्ट सहाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि आज मैं तुमको अगर छोड़ दिया ना, कल को तुम बर्बाद हो जाओगे। आज अगर तकलीफ दे दिया, थोड़ा मेरी बातों को सह गए, मेरे मार को सह गए, मेरे डांट में तुमको प्यार नजर आ गया, तो कल को तुम कुछ ना कुछ अच्छा कर जाओगे। गैस जो पेट में बनता है और डायबिटीज, 2 बीमारी होती है इंसान के शरीर में। गैस, उसका अगर टेस्ट नेचर देखोगे, एसिड नेचर का होता है ना, गैस खट्टा होता है, और डायबिटीज मीठा होता है। गैस से इंसान नहीं मरता, लेकिन डायबिटीज से मर जाता है। मिठापे की बीमारी, डायबिटीज से इंसान मर जाता है, काफी खतरनाक बीमारी है। लेकिन गैस की प्रॉब्लम की वजह से कोई कभी नहीं मरता, दवा खाओ ठीक हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर आपके साथ आपकी स्टूडेंट लाइफ में बहुत मीठा बन के रहूंगा, आपकी गलतियों पर मैं आपको अगर नहीं डांटूंगा, इसका मतलब आप कल को क्या हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, खराब हो जाओगे। लेकिन वही मेरी कड़वी बातें अगर तुम सहने की ताकत डालोगे, तो जीवन भर तुम्हारे पेरेंट्स भी मुझे याद रखेंगे और तुम भी याद रखोगे। क्योंकि आज के समय में ना यार, कोई तुमको क्यों डांटेगा? एक बात बताओ, मैं क्यों इतना भाषण दे रहा हूँ बिना मतलब का? तब से आया हूँ, तब से एक भी बात मैंने टॉपिक से रिलेटेड नहीं करी, रियल लाइफ से रिलेटेड करी। क्योंकि ये 75% का हिस्सा है सक्सेस में, 25% का हिस्सा नहीं है। 25% तुम कवर करेंगे, लेकिन ये 75% कौन कवर करेगा? बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आप माइंडसेट कर लो, किसी के पास इतना फुर्सत नहीं है कि आपका केयर करें। आपके मम्मी डैडी भी आज के डेट में, पापा इतने काम में व्यस्त हैं कि वो आपका ध्यान ढंग से नहीं रख पाते, कमाने के चक्कर में इतने व्यस्त है, क्या करें बेचारे। लेकिन अगर एक टीचर इतनी सारी बातें आपको कह रहा है, आप यूट्यूब पर जाके देखना क्लास के बारे में, मैं रेगुलर टेस्ट लेता हूँ, पीटता तक हूँ, पीटने के लिए स्पेशल व्यवस्था कर रखा है, इससे पीटता हूँ। ये भी स्पेशल और यूनिक चीज़ है, हर चीज़ यहाँ यूनिक मिलेगा तुमको। तो आप समझो कि यू आर द लकी वन, कि आपसे, कि आपके एक्टिविटीज से किसी को फर्क पड़ रहा है, और फर्क इस क्लास में तो पड़ता है, तभी रिजल्ट है, तभी रिजल्ट है। इस क्लास का जो रिजल्ट है वो कोई मामूली रिजल्ट नहीं है। इस क्लास की जो ग्रोथ है वो कोई मामूली ग्रोथ नहीं है। इस शहर के अंदर 1-1.5 साल के अंदर 300 से ज़्यादा बच्चे इस क्लास से पढ़ के, पिछले सेशन में 200, इस सेशन में लगभग 12वीं क्लास में इकोनॉमिक्स अकाउंट्स को मिला के लगभग 150 बच्चे इनरोल्ड हैं जो पढ़ रहे हैं 12वीं क्लास में। तो अगर 1-1.5-2 सालों में अगर बच्चों ने इतना प्रेम दिया है, जबकि मैं बड़ा उनके साथ टाइट रहता हूँ, मैं टेस्ट लेता हूँ, मैं उनको पीटता हूँ, मैं डांटता हूँ, मैं गार्जियन को फ़ोन मिला देता हूँ, क्लास में एंट्री नहीं देता हूँ, तब भी बच्चे जुड़े रहते हैं भाई। क्योंकि वो इस चीज़ को समझ गए हैं कि कोई पागल इंसान है जिसको मेरे सपने से फ़र्क पड़ता है, जिसको मेरे एक्टिविटी से फ़र्क पड़ता है, मेरे ना आने से फ़र्क पड़ता है, और ऐसा इंसान उनको मिल गया तो वो समझ गए हैं कि भाई ये तो हमारे लिए वरदान है कि हमारे माँ बाप से के बाद ये एक लौता ऐसा टीचर है जो हमारा इतना ध्यान रख रहा है, जो हमसे सवाल करता है कि तू क्यों नहीं आया।
टीचर नहीं करता है कि बच्चा भाग जाएगा, मैं करता हूँ, भाग जाओ। जब तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते तो मैं कौन होता हूँ इस दुनिया में तुम्हारा ध्यान रखने वाला? बात समझ में आ रही है? तो ये सारी माइंडसेट आप कर लें, आपको संघर्ष मैं करवाऊंगा और आपको करना पड़ेगा। वरना इस शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बड़ा इंटरटेन कर सकते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। इंटरटेनमेंट जो यहाँ आपका होगा वो कहीं नहीं होगा, पढ़ाई जो यहाँ आपकी होगी वो कहीं नहीं होगी, कष्ट जो यहाँ आपको मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, जो मजा यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। सब चीज में टॉप, सब चीज में टॉप। उतना ही मस्ती करवाता हूँ मैं, उतना ही आपके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रहेगा, डाउट पूछने की आपको आजादी रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो माइंडसेट कर लो कि भैया अब कुछ करना है। कोई अगर वैसा इंसान मिल गया है, क्योंकि आप अभी मिट्टी हो, गीली मिट्टी हो, आपको जैसा मैं आकार दूंगा ना, आपको टीचर जैसा आकार देगा, आप उस आकार में ढल जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो आकार देना इतना आसान नहीं है। 12वीं क्लास के बच्चे को आकार देना आसान है, 11वीं को मुश्किल है, क्योंकि आप एक अलग उस दुनिया से आए हो, इस दुनिया में जहां आपको ज्यादातर मस्ती नजर आएगा। मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ के साथ पढ़ाई का भी इक्वल आपको ध्यान रखना है। समय समय पर इस पर चर्चा होगी। चलो बच्चों, तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन समझ गए, आपको क्या क्या रखना है, अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है? डाउट लगे सर्च कर लो, ईपीएस कैश स्कोप, इकोनॉमिक्स कैश स्कोप, डायरी पर लिखो, फिर जो अच्छा लगे वो चुनो। बात समझ में आ रही है? देखो इकोनॉमिक्स से सवाल कहाँ कहाँ आता है, ईपीएस से सवाल कहाँ कहाँ, अपने आप तुमको आंसर मिल जाएगा। मैं कौन होता हूँ, बाकी लोग कौन होते हैं तुमको बोलने वाले? चलो, तो अब जो हम चर्चा करेंगे फिलहाल, वो हमारी चर्चा चलेगी अकाउंट्स के ऊपर। चलो बच्चों, हम लोग आज जो अपनी चर्चा रखेंगे वो अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपके कॉमर्स का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अकाउंट्स। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लेना है कि उस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है। बोले तो सिलेबस। सिलेबस ये अकाउंट विषय 11th क्लास में कितने नंबर का पढ़ना है आपको? 100 नंबर का, 100 मार्क्स का। अच्छा, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम के हैं, जो हिंदी माध्यम में अकाउंट्स और बाकी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं? सारे इंग्लिश मीडियम के हैं? इंग्लिश मीडियम, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो, मैं हिंदी माध्यम के बच्चों पर अलग से ध्यान देता हूँ, उनका इंग्लिश भी इंप्रूव हो। लेकिन जमाना जो है ना, वो सच्चाई है कि जिस बच्चे को इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ी सी पकड़ नहीं है, उसको सक्सेस होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट, अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो तो बड़ी बड़ी कंपनी में बड़े बड़े स्तर पर बातें किस लैंग्वेज में होती हैं? इंग्लिश भाषा में होती है। लेटर किस लैंग्वेज में लिखना पड़ता है? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। हाँ, तो जो बच्चे हिंदी माध्यम के मेरे पास आते हैं, मैं उनको हिंदी में भी पढ़ाता हूँ, लेकिन बोलता हूँ कि तुम अपने इंग्लिश को धीरे धीरे क्या करो, इंप्रूव करो। तो आपका मेरे साथ इंग्लिश भी धीरे धीरे इंप्रूव होगा। आप इंग्लिश मीडियम के तो जरूर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश में आपकी वीकनेस होगी, तो धीरे धीरे उसको भी आपको दूर कर होगा। ठीक है, चलो सिलेबस की बात करूँ, मैं आपके हाथों में सिलेबस पकड़ाने जा रहा हूँ कि आपके अकाउंट्स का सिलेबस क्या क्या है, जरा सर्कुलेट करिए। चलो, ये सिलेबस है किस चीज का? देखो टॉप पर क्या लिखा हुआ है, अकाउंटेंसी क्लास 11th सिलेबस। इस क्लास में एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, मैं अपने क्लास के बच्चों को इस किताब के बोझ से, इस बुक के माया जाल से मुक्त कर देता हूँ। आपको टेंशन ही नहीं लेनी किताब की। मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि दुनिया का कोई किताब अगर आप उठाओगे, उसका सवाल आपसे बनेगा। मैं कोई स्पेसिफिक किताब नहीं कहूँगा कि आपको ये किताब मेरे क्लास में लेकर के आनी है और उसी से मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसी से मैं आपको बताऊंगा ना। आपको किताब का टेंशन ही नहीं लेना। आपके बैग में सिर्फ क्या होगा? आपका कॉपी होगा और आपका पेन होगा, दैट्स इट। हैं, ये कब बोलता रहो, ऐसे हो पढ़ाई होखेला, एकदम होखेला। कैसे? हम बताएं कैसे होखेला। चलो, अकाउंट्स में बच्चों, अकाउंट्स में सबसे पहले आपको 2 नोटबुक खरीदनी है। 2 नोटबुक का मतलब समझते हो क्या होता है? नोटबुक का मतलब होता है क्या? कॉपी। क्या होता है? कॉपी नहीं बोलो, कॉपी। क्या होता है? कॉपी। 2 कॉपी खरीदनी है। एक कॉपी तो दूसरा थरथराई नहीं। एक कॉपी किसके लिए? क्लास वर्क के लिए, जब आप आओगे क्लास में जिसमें लिखोगे, और दूसरा कॉपी आप उसी का रिवीजन करोगे घर जाके, जिसको आप ये कह सकते हो कि फेयर कॉपी। क्योंकि क्लास में हम बड़ी तेजी से कई बार चीज़ों को करते हैं तो ढंग से प्रेजेंटेशन नहीं हो पाता, और आपका जो नोट्स बनेगा वो ऐसा आपको नोट्स बनाना है कि जीवन भर वो आपको हेल्प करे, काम दे। आप 11th और 12th में जो अकाउंट्स पढ़ते हो, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में लगभग अकाउंट्स आप वही पढ़ते हो, लगभग इकोनॉमिक्स आप वही पढ़ते हो। तो नोट्स को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करोगे। अकाउंट्स की कितनी कॉपी आपको खरीदनी है? 2 कॉपी खरीदनी है। एक कॉपी आप यहाँ लेके आओगे और दूसरा मैं जो होमवर्क दूंगा या मैं जो रिवीजन करने आपको बोलूँगा वो घर जाके करोगे। उसका फायदा क्या होगा?
उसका फ़ायदा ये होगा कि आप क्लास में पढ़ी चीज़ों को जब अपने से बिना देखे करोगे तो आपका रिवीजन भी लगातार होता रहेगा। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगूंगा क्लास में, वो है रिवीजन। बस मैं तुमको कोई होमवर्क नहीं दूंगा, जितना मैं तुमको क्लास में पढ़ाऊंगा उतना तुमको बस रिवाइज करके चले आना, दैट्स इट। उतने सवाल को बिना देखे हुए आपको करके चले आना है, उतने से ही तुम टॉपर बन जाओगे। देखो मेरा कुछ अपना अनुभव है और इस उम्र में मैंने जितना कुछ पाया है मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार अचीव करें। ये जो आप इधर देख रहे हो ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देश का ऐसा कोई चैनल नहीं है जहां मैंने जाके अपनी बात को नहीं रखा होगा। सबकी छोटी छोटी तस्वीर पीछे भी लगा रखी है, चाहे NDTV हो, चाहे आज तक हो, चाहे जी बिजनेस हो, हर न्यूज चैनल पर। कैसे ये संभव हो पाया? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्किल्स, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्किल्स। अगर सिर्फ किताबों की दुनिया में रह जाता तो शायद ये सारी चीजें अचीव नहीं कर पाता। एक से एक बड़ी पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिला है। अभी नहीं, जब मैं कॉलेज में था तभी की बात कर रहा हूँ, जब मैं अपने विद्यार्थी जीवन में था तभी की बात कर रहा हूँ। चाहे इधर लगी तस्वीर को देख लो, चाहे पीछे लगी तस्वीर को देख लो। बात समझ में आ रही है? कैसे हो पाया ये? सिर्फ 25% के दम पर नहीं, 75% पोर्शन का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं कैसे मान लूं कि सिर्फ 25% पर फोकस करके मैं तुमको सफल बना दूंगा? नहीं, तुम मेरे लिए सिर्फ एक बैंक बैलेंस का जरिया हो जाओगे। आओगे, फीस दोगे, पढ़ोगे, जाओगे, तुम्हारे जाने के बाद मुझसे कोई मतलब नहीं। यहाँ मोतिहारी में या 12वीं पास करके टीचर को आपसे कोई मतलब नहीं, आपने फीस दे दिया, टीचर को आपसे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं आपको पढ़ाता हूँ इस मकसद से हूँ कि 12वीं के बाद आपको सही जगह पहुँचा दूँ। क्योंकि जैसे साइंस वालों के लिए IIT का एग्जाम होता है, बायोलॉजी वालों के लिए नेट का एग्जाम होता है, नीट का, वैसे ही खुशी की बात क्या है कि कॉमर्स के बच्चों के लिए भी भारत सरकार ने एक एग्जाम को निकाल दिया है और उस एग्जाम का नाम है CUET। अभी तक जितने क्लास में गए किसी ने बताया? फर्क नहीं पड़ता ना। दिक्कत क्या है? फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे सफल होने से। 12वीं के बाद तुम क्या करोगे, नहीं फर्क पड़ता। इसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब पूरे भारत में जितनी भी केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, भीमराव अम्बेडकर, यहाँ वाला नहीं, बिहार वाला नहीं, बाहर वाला, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, ये सब यूनिवर्सिटी का नाम सुने हो कि नहीं? इलाहाबाद, BHU, ये सब टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी हैं। सपना होता है पढ़ने का बच्चों का। तो अब तक क्या था कि नंबर के बेसिस पर एडमिशन होता था, अब कॉमन एंट्रेंस कर दिया गया है। और बिहार में तो कहा जाता है कि जहाँ एंट्रेंस आ गया वहाँ हमसे ज़्यादा कोई नहीं भाई, सबसे तेज हम साबित होते हैं। तो आपके पास 12वीं के बाद अब ये भी मौका है कि आप 12वीं के बाद अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। मजे की बात, इन कॉलेज में फीस नहीं लगती, बहुत नॉमिनल फीस लगती है और पढ़ाई उतनी ही हाई क्वालिटी की। फीस बिल्कुल कम और पढ़ाई हाई क्वालिटी की। तो अगर तुम यहाँ सेलेक्ट हो जाते हो, मैं इस मकसद से करवाऊंगा कि तुमको कम से कम यहाँ किसी जगह पर घुसा दूँ, तो मुझे मजा आएगा। मैं कहूँगा कि मेरा बच्चा, तुम ही कहोगे, मैं भी कहूँगा कि मेरा बच्चा जहाँ से मैं गया दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं अपने बच्चे को वहाँ भेजूँ। तो जो टेस्ट चखा है तुमको वही तो बताएगा कि भाई क्या स्वाद है इस चीज़ में। बात समझ में आ रही है? तो ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर रखना है। मैं और बताऊंगा कि क्या है इन सारी चीज़ों में। ऑब्जेक्टिव मेरा क्लियर है कि आपको कहाँ पहुँचाना है। आपका क्लियर नहीं होगा तो दोनों में बनेगी नहीं। तुम्हारा सपना छोटा है, मैं तुमको बड़ा सपना दिखा रहा हूँ। तुम MS कॉलेज का सपना सोच के बैठे हो 12वीं के बाद करने का, LND का सोच के बैठे हो, मैं तुमको कह रहा हूँ कि बनारस यूनिवर्सिटी में जाओ। तो तुम्हारा अगर उस हिसाब से दिमाग नहीं ग्रोथ किया तो दोनों की बनेगी क्या? हाँ, कपास थोड़ा फरोल नहीं होगा घर जैसा, लेकिन बनेगी नहीं, तुम निकल लोगे। तो सपना हाई रखो। कौन चाहता है कि लो लेवल ऑफ लाइफ जिए, कमजोर लाइफ जिए? आप ऐसे कितने ऐसे चाहते हैं जो पैसा कमाना चाहते ही नहीं है? कितने ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि अपने परिवार की जो कंडीशन अब तक रही उस कंडीशन को बदल दिया जाए, रॉकी भाई के स्टाइल में एकदम? नहीं चाहते हो? चाहते हो? तो परिवार में एक चिराग ऐसा निकलता है जो परिवार के सारे तकलीफों को दूर कर देता है। हर परिवार में एक चिराग ऐसा निकलने की ताकत रखता है। तुम्हारे परिवार में अब तक कोई निकला है ऐसा चिराग? खुल के बोलो, शर्माने की क्या बात है? नहीं निकला है ना? तो अपने आप को देख रहे हो? क्या हो तुम? चिराग। क्या हो? चिराग। वो ताकत है कि अपने परिवार की आर्थिक कंडीशन को, सामाजिक कंडीशन को बदलने की ताकत रखते हो। अपने आप को कमजोर मत आको कभी भी। बात समझ में आ रही है? वो ताकत रखते हो, ठीक है? तो यू आर यूनिक और उसके लिए हम मेहनत करेंगे। चलो बच्चों, अब बात करते हैं जरा अकाउंट्स की, सिलेबस की। सिलेबस में देखो कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं आपने? लगभग 23 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, लगभग, जिसमें ऊपर के, अच्छा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहाँ लिखा है? 9 नंबर पर। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट 9 नंबर पर। 9 नंबर के पहले वाले जितने चैप्टर हैं, लगभग 1 से लेके कहाँ तक? 1 मिनट, 9, अकाउंटिंग इक्वेशन 7, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन 7, 1 से लेके 7 तक को सर्कल कर दो, 1 से लेके 7 तक, और लिख दो ये है थ्योरी। मतलब ये सारी की सारी थ्योरी पोर्शन है अकाउंटेंसी की, ये सारी थ्योरी पोर्शन है। और उसके बाद का जो सफ़र है 7 से लेकर के
7 से लेकर के कहाँ, 8 से लेकर के कहाँ तक, 23 तक। ये सारा का सारा जो है बच्चों, ये प्रैक्टिकल पोर्शन है अकाउंट का, ये प्रैक्टिकल पोर्शन है, प्रैक्टिकल हिस्सा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपको अकाउंटेंसी में दोनों चीजें पढ़नी है, थ्योरी भी पढ़नी है और प्रैक्टिकल भी पढ़ना है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही चीजें आपको पढ़नी है आपके इस अकाउंट्स की किताब में, ठीक है। तो मैं आपको दोनों ही कवर कराऊंगा, थ्योरी भी कवर कराऊंगा और प्रैक्टिकल भी कवर कराऊंगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 मैं उस सिलेबस के हिसाब से नहीं चलूंगा, वो तो मैंने आपको दिया है। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले मैं आपको शुरू करूंगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो आप कुछ जानते होंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मतलब जो 9वें नंबर पर लिखा है, जो 9वें नंबर पर लिखा है उसके आगे आप एरो देके लिख लो चैप्टर 1। जो 9वें नंबर पर लिखा है उसके आगे आप लिख दो चैप्टर 1। जो 10वें नंबर पर लिखा है उसके आगे आप लिख दो चैप्टर 2। जो 10वें नंबर पर लिखा है वहां आप लिख दो चैप्टर 2। और जो 11वें पर लिखा है वो लिख दो आप चैप्टर 3, चैप्टर नंबर 3। चलो अब सबसे पहला चैप्टर, क्या नाम है बच्चों चैप्टर का, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट के नियम। मेरी क्लास शनिवार को बंद रहती है, इसलिए आज कोई क्लास नहीं है, इसलिए आपकी थोड़ी सी क्लास ले रहा हूं, वरना 9 से 10 ही चला करेगा। बच्चों बिजनेस, मान के चलो तुम बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या होता है, व्यापार। अच्छा, व्यापार की सबसे खास बात क्या है कि व्यापार में सबसे अधिक, या व्यापार कोई व्यक्ति करता है तो इस वजह से करता है कि व्यापार में ट्रांजैक्शंस हो। क्या हो, ट्रांजैक्शंस हो। ट्रांजैक्शंस को हिंदी में कहते हैं लेन देन। क्या कहते हैं, लेन देन। अच्छा, अगर लेन को मैं और थोड़ा सा हिंदी भाषा में परिवर्तित कर दूं तो मैं यहाँ थोड़ा सा देहाती भाषा में लिख सकता हूँ पैसा आया, पैसा आया या पैसे का आना। और देन का मतलब क्या होता है, पैसा आया या गया, पैसा गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि बिजनेस में 2 चीजें होती हैं, या तो पैसा आता है या बिजनेस से पैसा जाता है, या दोनों होती है, दोनों होती है। पैसा आता भी है और पैसा जाता भी है। तो पैसे का आना को हम कहते हैं लेन, पैसे का जाना, पैसे का आना लेन और पैसे का जाना देन। अच्छा, इसी को क्या कहा जाता है, लेन देन को ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन कहाँ होता है, बिजनेस में होता है। इसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, देखो मैं लिंक कर दूंगा, इसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है अकाउंट्स, जिसको हम कहते हैं अकाउंटेंसी। क्या पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी। और इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, उस प्रोसेस को कहा जाता है अकाउंटिंग। क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग हम कहाँ करते हैं, जो हम खाता बनाते हैं, और खाता को कहा जाता है अकाउंट्स में अकाउंट। क्या कहा जाता है, अकाउंट। बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं, क्या कहते हैं, बैंक में अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं। क्या खुलवाने जा रहे हैं, अकाउंट। अकाउंट का मतलब खाता, अकाउंट का मतलब खाता। तो देखो कितना सिंपल है। बिजनेस में क्या होता है, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड हम करते हैं, कहाँ रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, ये कहाँ करते हैं, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी पढ़ने के बाद क्या करते हैं, अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग कहाँ होता है, अकाउंट्स में। अकाउंट्स का मतलब खाते में, कहाँ होता है, खाते में। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तीनों अलग अलग शब्द हैं, तीनों अलग अलग शब्द हैं, तीनों शब्द एक नहीं है, तीनों शब्द एक नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो अकाउंट्स का बच्चा तीनों को सेम समझ लेता है, लेकिन तीनों अलग अलग नहीं है। अकाउंटिंग अलग चीज हो गया, अकाउंटेंसी अलग चीज हो गया, अकाउंट अलग चीज हो गया, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैंने कहा खाते में ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है, इसके नीचे मैं लिख देता हूं, खाते में ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, एक तरीके से लिखा जाता है। अब देखो ना, खाते में ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है तो अकाउंट्स में कहा गया कि खाते में ट्रांजैक्शन को जब लिखा जाएगा तो 2 तरफ लिखा जाएगा, 2 तरफ लिखा जाएगा, क्योंकि 2 तरह की चीजें व्यापार में हो रही हैं, या तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है 2 अलग अलग तरीकों से लिखना होगा, 2 अलग अलग हेड्स में लिखना होगा। तो उन 2 अलग अलग हेड्स में एक हेड को कहा जाता है डेबिट और एक हेड को कहा जाता है क्रेडिट। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। ही किसी को डेबिट कर देंगे और किसी को क्रेडिट कर देंगे, नहीं। डेबिट और क्रेडिट को समझने के लिए
उसके नियम को पढ़ना जरूरी है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ गया? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट के नियम। तो इस चैप्टर में मूल रूप से हम यही जानेंगे कि किसी चीज को डेबिट कब करना है और किसी चीज को क्रेडिट कब करना है। इसके लिए मैं आपको कई सारी नियमावली को बताऊंगा, नियम को बताऊंगा। अच्छा, एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन होने के लिए मिनिमम कितने लोगों की जरूरत है? 2। क्या 2 से कम लोगों में ट्रांजैक्शन हो सकता है? मुस्कान, क्या 2 से कम लोगों में ट्रांजैक्शन हो सकता है? नहीं। तो ये बात तो स्पष्ट हो गया कि ट्रांजैक्शन होने के लिए मिनिमम 2 लोगों की आवश्यकता है। मिनिमम 2 लोगों की आवश्यकता है। अगर 2 लोग से कम है तो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। क्या मैं ये कह सकता हूँ मैंने अपने आप के साथ ट्रांजैक्शन कर लिया, 500 इधर से निकाला, इधर रख लिया, तो नीचे वाले जेब अकाउंट क्रेडिट, ऊपर वाले जेब अकाउंट डेबिट, ऐसा होगा क्या? नहीं। 2 लोगों का शामिल होना ट्रांजैक्शन के लिए बेहद ही जरूरी है। अब 2 में किसी एक के पास पैसा आता है, किसी एक के पास से पैसा जाता है। जैसे तुम हमको क्या देगा? पैसा देगा। तो पैसा कहाँ आएगा? मेरे पास आएगा। कहाँ से जाएगा? तुम्हारे पास से जाएगा। फिर जो तुम पैसा दिया, तो पैसा का हम फुहारा तो उड़ाएंगे नहीं, जगह है, इसका किराया लगता है 10,000 रुपया महीना। तो उस तुम्हारे दिए गए पैसा को हम फिर कहाँ दे दिया? मकान मालिक को दे दिया। तो मकान मालिक के पास पैसा क्या हुआ? गया। आया, मेरे पास से क्या हुआ? गया। मकान मालिक भी लोन लेके बनाया हुआ है, तो वो भी पैसा वहाँ से कहाँ निकल के चला गया? बैंक के पास, उसके पास से चला गया। तो पैसा का नेचर है कि पैसा आता है और जाता है। तो इसी आने और जाने को ही हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। और ये चीज़ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स कहता है कि एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे व्यक्ति की आमदनी बनता है। हर जगह कहीं मिला के देख लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक का खर्चा दूसरे का भी खर्चा बन जाए। पहले तो आमदनी बनता है, बाद में फिर उसका खर्चा जो हो जहाँ खर्चा कर दे। बात समझ में आ रही है? तो चलो, तो ट्रांजैक्शन होने के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है। बिजनेस में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उल्टा चलते हैं। रिकॉर्ड करते हैं कहाँ? खाते में। खाते में कैसे रिकॉर्ड करना है उसके लिए नियमावली है, अकाउंटिंग होती है। और अकाउंटिंग जब करते हैं तो अकाउंटेंसी के अंतर्गत उसको किया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा, नाम का मकसद हम समझ गए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं कि बच्चों, अकाउंट्स में मैंने कहा खाता बनाना पड़ता है। तो ये जो खाता बनता है वो अंग्रेजी शब्द टी के आधार पर बनता है। ये क्या है? टी है। अच्छा, अगर देखा जाए तो इस टी ने 2 स्पेस बना दिया, एक इधर का और एक इधर का। अब क्या करो, इसको खाते के रूप में बदल लेते हैं। दोनों तरफ से लाइन गिरा दिए, दोनों तरफ से लाइन गिरा दिए। इसके बाजू में एक लाइन और इसके बाजू में एक लाइन। ये लो, इसको मैंने लिखा पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स को कहते हैं हिंदी में विवरण, रुपीज़, विवरण, रुपीज़। बस मैं आपको खाते का फॉर्मेट समझा देता हूँ। अच्छा, ये मेरा सेंटर लाइन है, चिंता मत करो, लिखाऊंगा सब, चिंता नहीं करो। ये मेरा सेंटर लाइन है। अगर इस सेंटर लाइन से देखा जाए, इस सेंटर लाइन से अगर देखा जाए तो ये लाइन इस खाते को 2 हिस्से में बांट दिया। मैथ में पढ़े हो LHS RHS, तो ये वाला हिस्सा कौन से हिस्से में आएगा? LHS लेफ्ट हैंड साइड LHS, और ये वाला हिस्सा कौन से हिस्से में आएगा? RHS लो, RHS राइट हैंड साइड। तो बच्चों, अकाउंट्स में हमेशा याद रखना कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं डेबिट साइड। कौन सा साइड? डेबिट साइड। और जो राइट हैंड साइड वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं क्रेडिट साइड। कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। अच्छा, डेबिट साइड को शॉर्ट में लिखा जाता है डॉक्टर वाला DR। और क्रेडिट साइड को शॉर्ट में लिखा जाता है CR वाला CR, करोड़ वाला CR। तो डेबिट साइड इज डिनोटेड बाय DR, क्रेडिट साइड इज डिनोटेड बाय CR। इसीलिए जब आप खाता बनाओगे तो आप देखना खाते के ऊपर लिखा होता है ऐसे DR। तो साइंस वाला बच्चा क्या पढ़ेगा कि साइड डॉक्टर साहब का साइड है और ये साइड करोड़ वाला साइड है, माने डॉक्टर साहब करोड़ों कमाएंगे तो कहाँ लिखेंगे? इधर लिखेंगे। लेकिन तुम ऐसा नहीं समझना। DR का मतलब डॉक्टर नहीं, डेबिट। CR का मतलब क्रेडिट। आर्ट्स वाला बच्चा होगा तो CR का CR समझ जाएगा, जो गाँव में घूमता है, लड़का को उठा के ले जाता है CR। अब दिखता है कि नहीं? अब नहीं दिखता है CR, दिखता है। पहले गांव में CR जो फेमस था वो बच्चे को उठा के ले जाता था। ऐसा सिनेमा में भी दिखाया है, हकीकत में मैंने सुना है 1-2 बार, छोटे बच्चे को उठा के ले जाता है। अच्छा देखो, जब किसी भी ट्रांजैक्शन को तुम इस डेबिट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करते हो तो उसको कहा जाता है डेबिटेड। क्या कहा जाता है? डेबिटेड। और जब किसी भी ट्रांजैक्शन को तुम राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड करते हो तो उसको क्या कहा जाता है? क्रेडिटेड। उसको कहा जाता है क्रेडिटेड। तो डेबिटेड क्या हुआ? तो इफ एनी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट देन सच ट्रांजैक्शन इज सेड टू बी डेबिटेड। ध्यान से सुनना, यही याद हो जाएगा। इफ एनी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट देन सच ट्रांजैक्शन विल बी सेड टू बी क्रेडिटेड। किसी भी ट्रांजैक्शन को डेबिटेड कब कहेंगे?
जब आप उसको लेफ्ट हैंड साइड या डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन को क्रेडिटेड कब कहेंगे? जब आप उसको क्रेडिट साइड में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। चलो यहीं पर मेरे साथ बोलो, याद हो जाएगा, इंग्लिश में बोलेंगे। चलो, इफ एनी ट्रांजैक्शन, हमने क्या किया है? रिकॉर्ड किया है। इफ एनी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, किस साइड में? तो इन द डेबिट साइड। कहां पर? खाते में ऑफ एन अकाउंट, देन सच ट्रांजैक्शन विल बी सेड टू बी डेबिटेड। आसान है कि मुश्किल है? चलो फिर से एक बार बोलो, कोई भी ट्रांजैक्शन डेबिटेड कब कहलाएगा? तो इफ एनी ट्रांजैक्शन, जोर से बोलो, बोल नहीं रहा है, बोलेगा नहीं तो सीखेगा नहीं, बोलना है, बोलने का पैसा हम लेते हैं। क्लास में शांत रहेगा, कुछ नहीं सीखेगा। हम लाख बोल दे तुम आए चला जाए, लेकिन जब बोलेगा तो गलत बोलेगा, गलत बोलेगा तो हम सही करेंगे, तब ना मेरा खून का हिसाब मिलेगा। पैसा सधेगा तो पैसा सधाओ, आके जाना नहीं है सीधे। कैसे सधेगा? कैसे सीखेगा? पैसा सही बोलने का देगा कि गलत बोलने का? हमको पैसा तुम देगा गलत बोलने का कि सही बोलने का? अरे सही बोलने का तो हम ना सही बोलेंगे। तुम अपने हिसाब से बताओ, आरामखोर मेरे हिसाब से बता रहे हैं। हमको तुम देगा सही चीज़ सीखने का। तुम इस क्लास में बैठा है तो तुम पैसा दे रहा है कि सर हम हैं 0, हम बोलेंगे गलत और आप उसको कीजिएगा सही। ये हुआ ट्रांजैक्शन। बौखा की तरह आए, बैठे, सुने, चले गए बोल देव की तरह, क्या सीखोगे? तो मेरे क्लास में पार्टिसिपेशन रखना है, जवाब देना है, बोलना है, क्योंकि बोलोगे तो सीखोगे। मोदी जी ने पूरा देश को बेच दिया खाली बोल बोल के। हाँ, तो बोलने में कम शक्ति थोड़े है, खाली बोलने के दम पर प्रधानमंत्री बन गया। तो आपको बोलना है। बोलने से स्टूडेंट में क्या होता है? एक स्किल डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस आता है, सवाल पूछने की क्षमता आती है। ठीक है, तो चलो जोर से, इफ एनी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट, देन सच ट्रांजैक्शन विल बी सेड टू बी डेबिटेड। चलो इधर बोलो, इसी धारा प्रवाह में, इफ एनी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट, देन सच ट्रांजैक्शन विल बी सेड टू बी क्या? क्रेडिटेड। हो गया, तो भारी चीज है, सिंपल। अच्छा अब देखो ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे पूछता है एग्जाम में। पूछेगा द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज, द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज, कौन सा साइड? राइट हैंड साइड ये वाला हुआ, तो क्रेडिट साइड। आंसर सिंपल। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट साइड, या उल्टा पूछ लेगा, डेबिट साइड इज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो डेबिट साइड किधर होता है? लेफ्ट हैंड साइड। क्रेडिट साइड किधर होता है? राइट हैंड साइड। तो ऐसे उल्टा सवाल, सिंपल सवाल आपसे पूछ लेता है, कभी भूलोगे कभी नहीं भूलोगे। तो चलो बच्चों, कल मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा एक मिनट, ये खाते का लॉजिक बता देता हूँ। इस खाते में ये पार्टिकुलर्स कॉलम, ये पार्टिकुलर्स कॉलम क्या दर्शा रहा है? ये तो नजर आ रहा है कि सर इसमें पैसा लेना है, पैसा लिखना है। ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? मान के चलो हम कहें कि सुनो, हम तुमको दिया 1000 रुपया, सबको दिया 1000, बोले कि जाओ इसको तुमको 3 दिन में उड़ा के चले आना है, 3 दिन में खत्म हो जाना चाहिए 1000 रुपया, जो खाना है खाओ, बस हमको 3 दिन के बाद हिसाब चाहिए कि तुम क्या क्या किया। सबसे हिसाब मांगे, सब आया हिसाब देने, सब लिख के ले आया ऐसे ऐसे, 30 रुपया, 40 रुपया, 70 रुपया, 35 रुपया, 22 रुपया, 20 रुपया, 17 रुपया, 125 रुपया, ऊपरों रिचार्ज करा दिए 199 रुपया, अपनों कर लिए 199 रुपया, और भी 36 रुपया, 40 रुपया, सब ऐसे लिख के ले आया। हम देखें दनादन ठोक दिए सबको एक के बार में, बैठ उठाए सटासट। क्या है हमको क्या समझ में आएगा? हम कहें हिसाब दो, तुम यही हिसाब दिया हमको, तो मजाक है मेरे साथ। हाँ लेकिन इसी के बगल में लिख देते हैं, सर पनीर खाएं, सर वह गया था जिहुआ तो मोमोज खाएं, एग रोल खाएं, और भी क्या क्या किए, अपन रिचार्ज किए, ओकर रिचार्ज किए। हाँ अब समझ में आएगा कि नहीं? तो ये जो तुम हाई लिखे इधर, ये क्या है? विवरण है। क्या है? विवरण है। मम्मी को देखे हो कभी डायरी में हिसाब लिखते हैं? या तुम कभी हिसाब लिखा है कहीं हो डायरी पर? खाली अमाउंट लिख देता है। क्या लिखता है? किस वास्ते कितना खर्चा किया, लिखता है कि नहीं लिखता है? तो अकाउंट तो तुम बना रहा है पहले से, लेकिन अब रूपरेखा हम देंगे। तो विवरण तुम भी लिखता है। विवरण दोनों तरफ लिखा जाता है, डेबिट तरफ भी और क्रेडिट तरफ भी। आमतौर पर बच्चा अकाउंट में ये समझता है कि क्रेडिट का मतलब पैसे का आना और डेबिट का मतलब पैसे का जाना। जितनी सारी, जब पैसा जाएगा तो डेबिट करेंगे, पैसा आएगा तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन ये महाभयात थॉट हो जाता है। इसलिए मैं आपको नियम कल पढ़ाऊंगा कि डेबिट कब कब होगा और क्रेडिट कब कब होगा। अकाउंट का सबसे बेसिक चीज, अगर आप ये नहीं सीखे तो आप अकाउंट सीख ही नहीं सकते। इसीलिए बड़े मजेदार ढंग से हम लोग इस चीज को सीखेंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे ज्यादा ताकत इसी चीज पर लगानी है, क्योंकि इसी नियम के आधार पर पूरा अकाउंट चलता है। 11th का भी, 12th का भी, ग्रेजुएशन का भी और मास्टर्स का भी, इसी नियम के आधार पर। ये नियम इतना जरूरी है और मैं तुमको ऐसे रोचक तरीके से पढ़ाऊंगा कि तुम्हारे दिमाग से निकलने का सवाल ही नहीं है। रटवाऊंगा मैं कुछ नहीं, तुम ही से निकलवाऊंगा और तुम ही को बता दूंगा। जानते तुम सब हो,
बात समझ में आ रही है? इसीलिए रखवाऊंगा कुछ नहीं, कल इसका मैं आपको अभी देखता हूँ, अभी नोट्स देता हूँ, कल नोट्स लेके क्लास में आना, अच्छे से डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी डिस्कशन कल नहीं, कल संडे है, परसों होगा 9 से 10 और रेगुलर क्लास चलेगा कुछ दिन के बाद। बैच का टाइम आपका जो है कोशिश करेंगे कि 2 घंटे सुबह भी कर दें कि आपका दोनों सब्जेक्ट साथ के साथ चले। चलो आई होप, और जितनी सारी बातें मैंने आपको बताई है स्टार्टिंग में वो सारी बातों को भूलना मत। कुछ सवाल तो मैंने पूछा ही नहीं कि कॉमर्स पढ़ने की चाहत क्यों आई, क्या करना चाहते हो कॉमर्स पढ़ के, तो ये घर पे जाके सोचना, ये घर पे जाके सोचना कि कॉमर्स पढ़ के कितना पैसा कमाना चाहते हो। ये सारी चीज़ें फिर कभी चर्चा में चलेंगे तो डिस्कशन होगा। चलो बच्चों, टेक केयर। आपके साथ समय बिता के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी और आगे और भी आप सीखेंगे। क्लास के बारे में और जानने के लिए कभी यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें आशुतोष सर मोतिहारी, चीज़ें आएंगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि जिस क्लास में आप हो वो कोई मामूली क्लास नहीं, ब्रांड हो, ब्रांड। कंपैरिजन यहाँ से तो है ही नहीं, मैं यही कहता हूँ, इस क्लास का कंपैरिजन मोतिहारी से तो है ही नहीं, यहाँ से तुलना करना ही बेकार है सबसे पहली बात। क्योंकि यहाँ जितनी चीज़ें आपको मैं दूंगा, मैं आपके स्किल पर ध्यान देता हूँ। मैं क्यों बोला कि बोलना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा मेहनत है ना मेरी तरफ से, इसका कोई फीस लूँगा क्या? नहीं लूँगा। ये एक स्किल है जो आपके अंदर मैं डालूंगा। आंसर लिखने की शैली बताऊंगा कि जवाब तैयार कैसे करते हैं, सवाल पूछने का अंदाज दूंगा कि सवाल पूछते कैसे हैं। तो ये सारे स्किल्स आपको लाइफ में आगे बढ़ाएंगे जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज करने की जरूरत नहीं है। जैसा गुरु वैसा चेला, पुरानी कहावत है। तो गुरु को इस शहर में लोग कहता है कि ये थोड़े उल्टे दिमाग के लगते हैं, थोड़े उल्टे खोपड़ी के हैं। 3 घंटा का क्लास लेते हैं 12th का, दोपहर में पढ़ाते हैं। हाँ, मेरे 12th की क्लास दोपहर में चलता है, भरी दोपहरिया में। जब सब बंद तो मेरा शुरू, जब सब बंद तो मेरा शुरू। 11 से 2, 10 से 1 ऐसे क्लास चलता है मेरा। 3 घंटे का कोई नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ते हैं भाई, क्योंकि मुझे पता है ना 3 सब्जेक्ट है, मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी कैसे करूँ? मैं 1 घंटे पढ़ा के तुमको क्यों कवर कर दूंगा? हो ही नहीं सकता। समय देना होगा। समय देने से रिश्ता क्या होता है? मजबूत होता है। ये तो जानते होंगे। समय देते हो कि नहीं रिश्ता मजबूत करने के लिए? तो समय देने से रिश्ता मजबूत होता है, तो थोड़ा समय इधर भी निकालना पड़ेगा, रिश्ता अपने आप बहुत गहरा होगा। चलो बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं सोमवार के दिन और बातें करेंगे। आपका सफर बहुत अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के